नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग बनाना हम पढ़ा रहे थे, तो बनाना में हमने पहला पार्ट पूरा कर दिया था। आज हम दूसरे पार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या लिखा है, वेट ऑफ स्वॉर्ड सकर। स्वॉर्ड सकर वो होता है, स्वॉर्ड सकर एक प्रोपगेशन मटेरियल होता है जिससे हम बनाना को प्रोपोगेट करते हैं। बनाना का प्रोपोगेशन स्वॉर्ड सकर के थ्रू होता है। यहाँ से जड़ के नीचे से जो छोटे छोटे पौधे निकलते हैं जड़ के बगल से, उसी को हम सकर्स बोलते हैं। तो सकर दो प्रकार के होते हैं, एक वाटर सकर होता है, एक स्वॉर्ड सकर होता है। तो जो वाटर सकर होता है, ये इसकी पत्तियाँ जब छोटी अवस्था में रहता है तो इसकी पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होती हैं, इस टाइप की पत्तियाँ होती हैं। और जबकि जो स्वॉर्ड सकर होता है उसकी पत्तियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पतली पतली होती हैं। ठीक, हमको प्रोपोगेशन करने के लिए हमेशा स्वॉर्ड सकर का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जो वाटर सकर होता है इसमें प्रोडक्शन नहीं होता, इसमें आम का फल इसमें केला लगेगा ही नहीं, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा, केवल इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी। समझ में आया? देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा ये स्टार्टिंग में स्वॉर्ड सकर, वो वाटर सकर देखने में बहुत अच्छा हिस्ट पुष्ट हरा भरा दिखाई देगा जब छोटा रहता है, लेकिन इसमें फल नहीं लगते हैं। और ये वाला जो होता है स्टार्टिंग में तो उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसमें ही प्रोडक्शन होता है। तो हमें हरदम स्वॉर्ड सकर का ही यूज करना चाहिए। कितना वजन का स्वॉर्ड सकर होना चाहिए? 750 ग्राम का स्वॉर्ड सकर होना चाहिए। जब इसको सकर को उखाड़ेंगे जमीन से तो एक गांठ निकलती है इसकी जड़ में। ये जो गांठ होती है, उस गांठ की जो वजन होता है गांठ का 750 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो, डीसकरिंग, प्रॉपिंग एंड मेटॉस्किंग आर इम्पॉर्टेंट कल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड इन बनाना। डीसकरिंग हो, ये सब कल्चरल प्रैक्टिस की जाती है बनाना के क्रॉप में। अगर हम बनाना लगा रहे हैं तो प्रॉपिंग, डीसकरिंग, मेटॉस्किंग और एक होता है स्टेकिंग, ये सभी प्रक्रियाएं हमको बनाना में करनी पड़ती हैं। तो पहला है डीसकरिंग। डीसकरिंग का मतलब सकर को निकालना। अगल बगल से यहाँ से जो सकर निकल रहे होते हैं, चाहे वाटर सकर हो चाहे स्वॉर्ड सकर हो, तो हमको ये बगल बगल के सकर को निकाल देना चाहिए। निकाल देंगे तो जितने भी न्यूट्रिएंट जो हम मिट्टी में डाल रहे हैं वो न्यूट्रिएंट केवल इस मेन स्टेम को ही मिलेगा, मेन प्लांट जो है इसको मिलेगा। और नहीं निकालेंगे तो ये बगल वाले ढेर सारे निकल जाएंगे। तो ये क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ा देंगे, मेन प्लांट में कंपटीशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि जो हम न्यूट्रिएंट देंगे वो ये वाले पौधे भी बगल वाले भी ले लेंगे, तो ये पौधा कमजोर पड़ जाएगा, तो इसमें प्रोडक्शन कम होगा। तो इसको हमें हर 45 दिन के इंटरवल पर, हर 45 दिन पर बगल बगल से जितने भी सकर निकल रहे होते हैं उनको हमें निकाल देना चाहिए। तो सकर को निकालने को बोलते हैं डीसकरिंग। इसके बाद होता है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग में क्या होता है, जब केला की ये जो पत्ती होती है, केला का जो स्यूडो स्टेम होता है, इसको जो स्टेम होता है मेन, इसको हम स्यूडो स्टेम कहते हैं। ठीक, ये जब पत्तियां सूख जाती हैं, सबसे बाहर वाली पत्तियां, पुरानी पत्तियां सूखती रहती हैं और नई नई पत्तियां आती रहती हैं। तो जब पुरानी पत्तियां सूख के इसे लटक जाती हैं नीचे की तरफ, तो क्या किया जाता है, इस पूरी पत्ती को और पत्ती से जुड़े हुए जितना वो पूरा तना रहता है, प्याज की तरह इसका तना भी रहता है। जैसे प्याज में 1 2 3 4 परत ऐसे चढ़ी रहती है, वैसे ही केले में भी ऐसे इसका जो स्टेम होता है इससे परत चढ़ी रहती है। तो जब हम पत्ती को निकालेंगे तो इसकी पत्ती, एक तो पूरी पत्ती निकल जाएगी, ऊपर से वो फटते ऐसे शुरू होगी और वो पूरा जो स्टेम होता है, स्टेम से पूरा एक परत उसकी निकल जाएगी। तो इस पूरे एक परत को जो सूख गया रहता है तना बाहर वाला, इसकी एक परत को निकालने को हम बोलते हैं प्रॉपिंग। एक शब्द होता है स्टेकिंग। स्टेकिंग का मतलब होता है सहारा देना। जब केले के पौधे में पूरा बंच लग जाता है, वो केला का पूरा बंच धीरे धीरे मोटा होने लगता है तो वजन होने लगता है। इसका स्यूडोस्टेम उस वजन को झेल नहीं सकता, इसे अलग से सहारे की आवश्यकता होती है। तो हम बांस की बगल बगल से बल्ली लगा के या किसी और चीज़ से इसको सहारा देते हैं पौधे को, जिससे ये पौधा गिरे ना, नहीं तो ज़मीन पर लेट जाएगा तो पौधा टूट जाएगा और सूख जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेकिंग बोलते हैं। फिर फिंगर टिप डिजीज इज सीरियस इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग। अगर हम बनाना को हाई डेंसिटी प्लांटिंग में लगाएंगे, यानी कि पास पास में अगर बनाना को लगाएंगे, उनकी जो प्लांटिंग होती है
बहुत पास पास में करेंगे तो उसमें एक बहुत कॉमन डिजीज़ लगती है जिसका नाम है फिंगर टिप डिजीज़। फिंगर टिप डिजीज़ का सिम्टम ऐसे होता है, स्टार्टिंग में पहले यहाँ पे थोड़ा सा काला होगा, फिर ये धीरे धीरे ढेर सारा ज़्यादा पार्ट इसका केलेगा, ये कालापन बढ़ने लगता है। ये बहुत क्या होती है, बहुत सीरियस डिजीज होती है फिंगर टिप डिजीज। अब इसको याद करने का एक बड़ा अच्छा तरीका है, जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सघन लगा देते हैं, सघन का मतलब समझ रहे हो, बहुत गझिन लगा देते हैं, एक साथ ऐसे सटा के लगा देंगे तो क्या होता है उसमें जो भी होगा, जैसे मान लो अभी हमने प्याज लगाई, बहुत पास पास लगा दिया तो प्याज छोटी छोटी होगी, लहसुन लगाया तो लहसुन भी छोटा छोटा होगा, और फिंगर पतला पतला होता है। आदमी की फिंगर कैसी होती है, पतली पतली होती है। तो उससे याद कर सकते हो कि अगर हम बहुत क्लोज लगाएंगे पौधे को तो पतला पतला हो जाएगा, पतला पतला मतलब फिंगर जैसा। तो यानी कि फिंगर टिप डिजीज हाई डेंसिटी प्लांटिंग में होती है। अब टेट्राजोलियम टेस्ट फॉर बंची टॉप वायरस डिटेक्शन। बंची टॉप जो वायरल डिजीज लगती है केले में, इसके डिटेक्शन के लिए हमें टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। जो बनाना का सीड होता है, खैर अब तो बनाना का सीड यूज ही नहीं होता है, लेकिन जब पहले यूज होता था तो जो सीड हम बनाना ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूज कर रहे होते थे उसको हमें चेक करना होता था कि इसमें वायरस कहीं है तो नहीं। पता चले हमने उसको उगाया और बाद में ट्रांसप्लांटिंग की, वायरस उसमें था पहले से, तो वो बंची टॉप लग जाएगा बनाना में। तो वायरस ना हो इसके लिए हमें डिटेक्ट करना पड़ता था कि किस सीड में वायरस का इन्फेक्शन है, किस में नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हमें टेट्राजोलियम टेस्ट करना पड़ता है। ठीक, अब मोस्ट ऑफ कल्टिवेटेड बनाना इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर। जितना भी बनाना का कल्टीवेशन होता है उसमें मोस्टली क्या होते हैं, सब ट्रिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 3n = 33 इतने क्रोमोजोम होते हैं, 33 क्रोमोजोम 3n बराबर, यानी कि ट्रिप्लॉइड होते हैं। अब अगला है टेट्राजोलियम टेस्ट। अभी जो मैंने बताया टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं वही ये टेस्ट है, टेट्राजोलियम टेस्ट। द टेस्ट इनडायरेक्टली measure the respiration process that occur in the mitochondria of the cell that make up the tissues of the seed and the reducing reaction of the solution of the tetrazoleum salt under the action of dehydration enzyme dehydrogenase enzyme result in triphenyl formaging which present a red carmine coloration। ये क्या कह रहा है, जो टेट्राजोलियम टेस्ट होता है ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस पे डिपेंड होता है। समझ पा रहे हो, टेट्राजोलियम टेस्ट में सीड का रेस्पिरेशन ही चेक किया जाता है, सीड में रेस्पिरेशन हो रहा है कि नहीं। सीड जो बना होता है वो सेल का बना होता है, कोशिकाओं का बना होता है। ठीक, अब हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, ठीक, रेस्पिरेशन के थ्रू ऊर्जा निकलती है और इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। समझ पा रहे हो। तो जब हम टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं तो इसमें एक टेट्राजोलियम साल्ट होता है, उसी साल्ट के सॉल्यूशन में सीड को कुछ देर तक रख देते हैं। तो जिस सीड में रेस्पिरेशन हो रहा होता है उस सीड का कलर इस कलर का हो जाता है, ठीक, रेड कार्मिन कलरेशन हो जाता है, इस टाइप का सीड हो जाएगा। और जिसमें रेस्पिरेशन नहीं हो रहा होता है वो इसी टाइप से रहेगा, जैसे का तैसा ही बना रहेगा। और अगर दोनों का मिक्सचर है तो इस टाइप का सीड रहेगा। इससे हम जान जाएंगे कि कौन से में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा है वो सीड सही है, अगर वायरस का इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो सीड मर जाएगा, तो उसमें रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा तो डेड सीड हो जाएगा, वो इस टाइप से हो जाएगा। और जिसमें रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो इस कलर का सीड हो जाएगा। ठीक, तो उसको कहते हैं वाइवल सीड, यानी कि ये अगर हम इसकी ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, इसको जर्मिनेट करेंगे तो ये जम जाएगा और नया पौधा तैयार कर लेगा। फिर अगला है टू स्प्रे ऑफ K2PO4 फॉर फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज इंक्रीज द बंच वेट। अगर हम 2 स्प्रे K2PO4 का कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बंच का जो वेट होता है केला मोटा मोटा हो जाएगा, बंच का वेट बढ़ जाएगा। अब जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ बनाना वाज गिवन बाय साइमंड और शेफर्ड। जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन है बनाना का, ये साइमंड और शेफर्ड दो ये ब्रीडर थे, दो साइंटिस्ट थे,
इन्हीं ने इसका किया था, बनाना का क्लासिफिकेशन। अब बनाना का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया था, ये जेनेटिक्स का मामला है। जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे तब हम उसमें बता देंगे। जब हम पढ़ाएंगे ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक। अब देखो, राइप बनाना फ्रूट कंटेंट ओवर 26% ऑफ शुगर, जो पका हुआ बनाना होता है उसमें 26% से ज़्यादा शुगर होता है। इट इज रिफर्ड एज कल्पतरु, बनाना को कल्पतरु भी कहते हैं। ए प्लांट ऑफ वार्टस, कल्पतरु का मतलब होता है, तरु मतलब पेड़ और कल्प मतलब कल्पना। जिस चीज की हम कल्पना करें वैसा वो फल दे, वैसा चीज दे दे। मतलब ऐसे कि उस प्लांट का सभी पार्ट हम यूज करते हैं, जिस प्लांट का हम सभी पार्ट यूज करते हैं उसको कल्पतरु कहते हैं। एक कल्पतरु होता है, एक कल्प वृक्ष होता है, ठीक। तो कल्प जो वृक्ष होता है, कल्प वृक्ष मतलब होता है कोकोनट, और जो कल्पतरु होता है ये होता है बनाना। बनाना को कल्पतरु इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो पत्ती होती है, इसके बहुत सारे यूज होते हैं। एक तो पत्ती पे हम खाना रख कर खा सकते हैं। इसकी पत्ती इतनी बड़ी होती है कि अगर कहीं बरसात होने लगे तो इसकी पत्ती ओढ़ लो तो बरसात नहीं लगेगी। इसका स्टेम अगर कभी बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के समय में इसकी बाढ़ के समय में जो इसका स्टेम होता है, ढेर सारे स्टेम को एक साथ बांध दो रस्सी से तो ये एक नाव बन जाती है जो पानी में नहीं डूबता है। केला जो होता है उसका फल भी बनता है, केला जो होता है फल नहीं बनता, मतलब फल तो होता ही है। केला फल होता है, इसको हम फल के रूप में खा सकते हैं और केले की हम सब्जी और पकौड़ी भी बना सकते हैं। समझ पा रहे हो? तो इसका जितना पार्ट होता है, चाहे पत्ती हो, स्टेम हो, फ्रूट हो, सब कुछ इसका हम कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ तक कि केले का जो छिलका होता है इसको हम जानवरों को खिला देते हैं, पशुओं को, ठीक। जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, ये सब लोग केले के छिलके को आराम से खाते हैं। केले की जो पत्ती होती है ये भी जानवरों को खिलाया जाता है, जो पालतू पशु हमारे होते हैं। तो इसीलिए इसको कल्पतरु कहते हैं कि इसका जितना भी पार्ट होता है सब हम यूज कर लेते हैं। अब टेम्परेचर एबव 36 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड कॉजेज स्कॉर्चिंग इफेक्ट विथ इंक्रीज ट्रांसपिरेशन। जब टेम्परेचर 36 से 38 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, तब केले में स्कॉर्चिंग इफेक्ट आने लगता है। स्कॉर्चिंग इफेक्ट जो ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से जैसा केला हो जाता है, उसे झुलस जाता है केला, लगता है जैसे किसी ने इस पर आग बरसा दिया हो, तो उस टाइप से वो झुलस जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्चिंग इफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि अभी हम ज़्यादा धूप में अभी हम कुछ देर खड़े हो जाएं या कुछ देर काम कर लें तो हमारी त्वचा जैसे झुलस जाती है, काली पड़ जाती है, उसी टाइप से स्कॉर्चिंग इफेक्ट बनाना में भी होता है। समझ पा रहे हो? तो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जब तापमान होगा तब स्कॉर्चिंग इफेक्ट होता है। और ऐसा होता क्यों है? उसका जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो बढ़ जाता है। ट्रांसपिरेशन रेट का मतलब वाष्पोत्सर्जन। केले के पौधे में जो वाष्प रहती है, जो केले के पौधे में जो पानी रहता है वो वाष्प बनकर उड़ने लगता है, तो ज़्यादा मात्रा में उड़ने लगेगा तो स्कॉर्चिंग इफेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके जो भी सुझाव हो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।